नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट जो है वो सामने आ गया है। ऐसे में संसद से लेकर सड़क तक जहां पर बवाल मचा है, जिसके बाद से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पेपर लीक की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, पीएम मोदी ने लिखा है। और ऐसे में युवाओं का भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है और दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड मिलेगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि जहां पर एक तरफ हंगामा देखने को मिल रहा है सड़क से लेकर संसद तक, जहां पर छात्र जो है वो सड़कों पर आ गए हैं। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड मिलेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर सीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है और ऐसे में सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच विपक्ष भी सरकार को घेरने में लगा हुआ है। और इसी बीच पीएम मोदी ने पेपर लीक को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच पीएम मोदी ने ऐलान किया कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर नीट पेपर लीक के दोषियों को सजा देगी। पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने कहा कि अब पेपर लीक के सभी मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा ताकि दोषियों को जल्द से जल्द और सख्त सजा मिल सके। उन्होंने बताया कि संबंध में संबंधित विभागों और अधिकारियों के जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार लगातार फैसले ले रही है और ये उसी दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी की ये टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है जब सरकार पर सीजेपी आंदोलन का प्रेशर बनता ही जा रहा है। सोनम वांगचुक अभी भी अनशन पर ही है और वो मेदांता अस्पताल से लगातार अनशन कर रहे हैं। वहीं जंतर मंतर पर देश भर के छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ है। सीजेपी यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। सोमवार को संसद मार्च के दौरान झड़प भी हुई और सोनम वांगचुक और सीजेपी की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। एनडीए सांसदीय दल की बैठक के बाद से पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कड़ी कार्रवाई की जाए कि कोई भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि भविष्य में पेपर लीक न हो और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र को पार्टी से ऊपर उठकर मिलकर काम करना चाहिए। ये पार्टी की राजनीति का मामला नहीं है बल्कि राष्ट्रीय हित का मामला है। किरण रिजिजू के अनुसार पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार ने तेजी से कार्रवाई की और इसमें शामिल लोगों को कड़ी सजा दिलाने के लिए धुरंधर यानी कि एक्सपर्ट वकीलों को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और छात्रों पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए बिना किसी देरी के दोबारा नीट परीक्षा आयोजित की गई। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है जहां पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा देखने को मिल रहा है। सीजेपी जो है वो सड़कों पर है, हजारों छात्र जो हैं वो जंतर मंतर पर डटे हुए हैं और प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का जो ये ट्वीट है अब निकलकर सामने आया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैनेजिंग एडिटर है रमेश ठाकुर जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं तमाम हंगामे के बाद से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है। सर देखिए अनीता, मुझे लगता है जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो ये सब कुछ हो रहा है, उसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका असर हमें दिखने लगा है। क्योंकि अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर बनाया जा रहा है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सारी सुनवाई होनी है तो ये पहले क्यों नहीं? ये इतना हंगामा हुआ, इतने बच्चे को पिटाई हुई है, पुलिसकर्मी भी, मीडिया कर्मी भी पीटे गए हैं, इतना सारा आगजनी तोड़ फोड़ सब कुछ हुआ है। अगर इससे पहले अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर ये फैसला ले जाना था, नीट के जितने भी आरोपी हैं उसके ऊपर सजा होनी चाहिए थी, तो मुझे लगता है ये चीजें यहाँ तक नौबत नहीं आती। अब जब बात बिल्कुल सरकार के गले से उतर के नाक तक आ गई, प्रतिष्ठा का सवाल है। और प्रतिष्ठा किसका? जो दो बड़े इसमें धड़े हैं, एक तो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्रालय को लीड कर रहे हैं और दूसरे मुखिया जो पूरे भारत की सरकार को लीड कर रहे हैं वो है अपने मोदी जी।
तो जब दोनों के ऊपर ये बात आ गई है तो जाहिर सी बात है आनन फानन में ये पूरे मूवमेंट को शांत करने के लिए और सिंपैथी देने के लिए ये सारा फैसला लिया गया है। मुझे लगता है कि फैसला बेहतरीन है, होना चाहिए था, और हम तो यही कहेंगे देर है दुरुस्त है। बिल्कुल, इतने सारे हंगामा होने के बाद लाठीचार्ज हुई, छात्र घायल हुए, हालांकि पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। तो सर, क्या लग रहा है कि जो पेपर लीक के मामले हैं उसके बाद से रुक जाएगा? देखो अनीता, अगर पहले सरकार का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम लोग देखें 10-12 सालों में, तो जो सामने आता है कि सरकार की कथनी और करनी में हमने जो धरती आसमान का फर्क देखा, तो एकाएक तो विश्वास नहीं किया जा सकता है कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कह दिया वो होगा, क्योंकि हमने उनके वक्त देखा किसान आंदोलन जब खत्म हुआ, खुद प्रधानमंत्री आते हैं और 3 काले कानूनों को लेके जो आंदोलन हुआ था उसमें प्रधानमंत्री ने कहा इसको हम रिपील करते हैं, वापस लेते हैं, और सारी मांगे मांग ली गई थी। लेकिन फिर क्या हमने देखा, 2-3-4 महीने के बाद में किसान फिर बाहर निकल के आते हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोल दिया और हमारी कोई बात उन्होंने पूरी नहीं करी। उस समय सिर्फ मूवमेंट को खत्म करवाने के लिए ये हमें लॉलीपॉप दे दिया। तो इन सारे अनुभवों को अगर समाहित करके हम देखें तो मैंने कहा कि एकाएक विश्वास हम क्या, जनता बिल्कुल नहीं कर रही है। हम जनता की आवाज बन के ही मीडिया में काम करते हैं, मीडिया की बात करते हैं। ये हमारे शब्द नहीं है, ये लोगों के शब्द है कि वो बिल्कुल एकदम सीधे पांव जाके विश्वास नहीं कर पा रहे कि प्रधानमंत्री वास्तव में जो कहा है क्या एक कल से फास्टैग कोड बन जाएगी और क्या उसमें सब चीजें होने लगेंगी। जी ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के दौरान लगातार तीसरे दिन हिंसा देखने को मिली। बता दें कि लगातार प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें पथराव और डंडों से हमले किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। और इस घटना में कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत और साथ ही एसीपी जयप्रकाश, 2 पुलिस इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार आरपीएफ और पुलिस बल पहले से तय स्थान पर तैनात थे, तभी कुछ प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया और स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को हटाने का प्रयास किया, जिसके बाद हिंसा और बढ़ गई। फिलहाल जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और साथ ही उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। और इसी बीच केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में संसद में मार्च करने की पहल की है। सरकार ने विपक्ष से कहा है कि वो चर्चा का दिन और समय खुद तय करें और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए अपने सुझाव भी दें। हालांकि विपक्ष ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई गई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगाया। आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी को 2009 के आईपीएल साउथ अफ्रीका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद से ललित मोदी ने 16 साल बाद भारत लौटने की घोषणा की है और इस फैसले पर खुशी जताते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने पिछले 16 साल तक इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ी और अब ट्रिब्यूनल के फैसले ने उनके पक्ष को सही साबित कर दिया है। वीडियो में ललित मोदी ने कहा है कि ये उनके लिए बेहद खुशी का दिन है और उन्हें हमेशा विश्वास था कि सच की जीत होगी। उन्होंने कहा कि मीडिया और आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने अपना पक्ष पर भरोसा बनाए रखा, जिसका परिणाम अब सामने आया। हालांकि ललित मोदी ने स्पष्ट किया है कि उनका स्थायी निवास लंदन ही रहेगा, लेकिन अब वो नियमित रूप से भारत आते जाते रहेंगे। उन्होंने बताया कि उनका बेटा भारत में पारिवारिक कारोबार को आगे बढ़ाने और वो भी समय समय पर देश का दौरा करेगा। उन्होंने भारत को अपना वतन बताते हुए ये भी अपना जुड़ाव कायम रखने की बात कही। गौरतलब है कि साल 2010 में ईडी द्वारा वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए जाने के बाद से ललित मोदी भारत छोड़कर लंदन चले गए थे और अब ट्रिब्यूनल से राहत मिलने के बाद उनकी भारत वापसी की चर्चा तेज हो गई है। साथ ही अक्टूबर में उनके नाना बनने की भी संभावना है, जिसके लिए उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है। आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी 16 साल बाद भारत लौटने की तैयारी में हैं और एक अपील ट्रिब्यूनल ने 16 जुलाई को आईपीएल 2009 के दक्षिण अफ्रीका आयोजन से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया था, जिसके बाद से मोदी को राहत देते हुए ईडी के लगाए गए जुर्माने को रद्द कर दिया गया था और फैसले
के बाद से ललित मोदी ने कहा कि अब उनकी भारत वापसी का रास्ता साफ हो गया है और वो इस साल के आखिर या फिर अगले साल की शुरुआत में भारत लौट सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी अक्टूबर में बच्चे को जन्म देने वाली है, जिसके बाद वो भारत आने की योजना बना रहे हैं। Really happy with the verdict yesterday. It's really been a great day. 16 years I have fought, and whatever I have been saying to the media and to everybody has finally emerged as the truth. I'm really happy that the tribunal has ruled in my favor. I was only concerned with the well-being of the IPL and nothing at all. That is the most dear to me. Now that chapter is behind me, I'm going to move on in my life, and I'm looking forward to coming back to India. And yes, I will come back probably end of this year or early next year. My daughter is due with my grandson in October, and hopefully everything will be well, and I'll be back in India. I'm really happy with the verdict yesterday. It's really been a great day. 16 years I have fought. T20 फॉर्मेट में अभी भारतीय टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है, जिसमें नए कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में आगाज बिल्कुल भी उम्मीद के अनुसार देखने को नहीं मिलने वाला है। अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया ने जहां पर 7 T20 मैच खेले, वहीं पर 6 में हार का सामना किया गया, तो वहीं एक मैच रद्द हो गया। और इस दौरान जहां 2 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कुछ नए प्लेयर्स को भी मौका मिला है। और इसी में एक नाम जो है वो 15 साल के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का भी है, जिन्होंने 3 मुकाबले खेले, लेकिन उसमें एक भी बार अपने बल्ले का कमाल दिखाने में कामयाब नहीं हो सके। और अब वैभव सूर्यवंशी को लेकर कप्तान श्रेयस अय्यर का जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज से पहले बड़ा बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने साफ किया कि उन्हें इस युवा खिलाड़ी को कोई भी अधिक सलाह देने की जरूरत नहीं है। इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में सुपड़ा साफ होने के बाद से सबसे ज्यादा आलोचनाओं का सामना कप्तान श्रेयस अय्यर ने ही किया था, जिसमें इसके अलावा कुछ युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर भी सवाल भी उठे थे। और अब अय्यर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज का आगाज होने से एक दिन पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा खिलाड़ियों का बचाव करने के साथ साथ साफ कह दिया कि वो अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ेंगे और इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। इंग्लैंड सीरीज के बाद से वैभव को अच्छा ब्रेक मिला, जिसमें मुझे यकीन है कि उन्हें ये विश्लेषण कर लिया होगा और उनसे कह चुके हैं कि आगे उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की होगी, इसलिए व्यक्तिगत रूप से मुझे उन्हें बहुत ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं है। वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक जो 3 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, उसमें से उन्होंने 14, 13 और 15 रनों की पारी खेली है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में ये पूरी उम्मीद है कि वैभव को तीनों मुकाबले में खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि स्क्वाड में संजू सैमसन का शामिल नहीं किया गया है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। इंग्लैंड का दौरा खत्म होने के बाद से अब भारतीय मेंस क्रिकेट टीम अपनी अगली चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज का बिगुल बज चुका है और इस सीरीज के तीनों ही मुकाबले हरारा स्पोर्ट्स क्लब के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम की कमान एक बार फिर से श्रेयस अय्यर के हाथों में सौंपी गई है। श्रेयस के पास कप्तान के रूप में अपनी पहली T20 इंटरनेशनल जीत दर्ज कराने का एक बेहतरीन मौका होगा और भारतीय टीम इस दौरे पर बेहद ही मजबूत और आक्रामक बल्लेबाजी क्रम के साथ मैदान में उतर रही है। टीम में दुनिया के नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज ईशान किशन और नंबर 2 पर जो है T20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी शामिल है और इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी भारतीय बल्लेबाजों को नई गहराई दे रहे हैं। साल 2026 की अपनी तीसरी विदेशी T20 सीरीज के लिए भारतीय चयनकर्ताओं ने गेंदबाजी आक्रमण में कुछ बेहतर दिलचस्प और नए चेहरे शामिल किए हैं। पहले तो जो नंबर 1 पर है T20 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को शुरुआती टीम में जगह मिली है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उनके खेल में तीसरे T20 के दौरान लगी चोट के कारण वो इस दौरे से बाहर हो गए। अगर इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई पिछली सीरीज से जिम्बाब्वे दौरे की टीम को तुलना की जाए तो चयनकर्ताओं ने टीम में कई अहम बदलाव किए हैं। T20 विश्व कप 2026 की विजेता टीम का हिस्सा रहे अलीगढ़ के बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज रिंकू सिंह को टीम में धमाकेदार वापसी हुई है और इसके साथ ही यूनाइटेड किंगडम की 2 सीरीज से बाहर रहने के बाद वो एक बार फिर से नीली जर्सी में चौके छक्के लगाते हुए नजर आएंगे। और उसके अलावा तेज गेंदबाज मयंक यादव की भी टीम में वापसी हुई है। अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ
करने वाले मयंक लंबे समय से चोटों से जूझ रहे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से फिट होकर कहर ढाने के लिए तैयार हैं। नए चेहरों की एंट्री के साथ ही कुछ अनुभवी नामों को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले और 5वें T20 में खेले गए संजू सैमसन को इस सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं मिली है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और इसी के तहत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एहतियात के तौर पर बड़ा कदम उठाते हुए 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद रहने का फैसला लिया है। DMRC के अनुसार सुबह 7:30 बजे से इन स्टेशनों पर यात्रियों के प्रवेश और निकास पर रोक लगा दी गई है। बंद किए गए स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, 12 खंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरी, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ और खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल है। हालांकि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरी स्टेशनों पर केवल इंटरचेंज की सुविधाएं जारी रहेगी और इन स्टेशनों से बाहर निकलने या फिर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। प्रदर्शन को देखते हुए जंतर मंतर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किए जा सकते हैं। DMRC ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू होने से पहले मेट्रो सेवाओं से जुड़े ताजा अपडेट जरूर देख लें। मेट्रो स्टेशनों की स्थिति में किसी भी बदलाव की जानकारी अधिकारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य माध्यमों से साझा की जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों में तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी के बाद से ईरान भी सख्त जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा था कि यदि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी जहाज पर मिसाइल, ड्रोन या फिर अन्य हथियारों से हमला करता है तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई में ईरान के किसी पुल या पावर प्लांट को निशाना बनाएगा। और इस धमकी के कुछ ही घंटों बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरघाची ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी रक्षा नीति स्पष्ट है, हर आंख के बदले एक आंख। उन्होंने कहा कि ईरान के बुनियादी ढांचों पर किसी भी प्रकार का हमला हुआ तो उसका निर्णायक और कड़ा जवाब भी दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की किसी भी कार्रवाई में सहयोग करने वाले देशों या फिर पक्षों को भी संभावित लक्ष्य बनाया जाएगा। और इसी बीच अमेरिकी सेना ने लगातार 12वीं रात को ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमले जारी रखे। वहीं लाल सागर में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने समुद्री गतिविधियां तेज कर दी हैं। सऊदी अरब के तट के पास 2 तेल टैंकरों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले की खबर सामने आई है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और वैश्विक समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में दिन दहाड़े आतंकी हमले के बाद से अब सुरक्षा प्रावधानों की खामियों पर मंथन शुरू हो गया है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि दबाव के चलते आतंकी अब सीधे मुठभेड़ से बच रहे हैं। इसके वजह वो भीड़ भाड़ वाले शहरी इलाकों में टारगेट किलिंग के फिर से अंजाम देने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अनंतनाग हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव और समीक्षा शुरू कर दी है। खुफिया सूत्रों के अनुसार आतंकी तीर्थ यात्रा के दौरान हमला करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार हासिल करने की कोशिश में है। उनका उद्देश्य कश्मीर में सुधार, हालातों को प्रभावित करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहां तक की स्थिति को लेकर नकारात्मक धारणा को फिर मजबूत करना है और इस साजिश को अंजाम देने के लिए सीमा पार बैठे आतंकी हैंडलर कश्मीर में सक्रिय अपने कैडर को लगातार निर्देश दे रहे हैं, उन पर दबाव बनाए हुए हैं और इसी खतरे को देखते हुए सभी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क मोड पर है और आतंकियों और उनके ओवरग्राउंडेड वर्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। कश्मीर मामले के जानकार अजय ने बताया है कि अनंतनाग हमला ऐसे समय पर हुआ है जब यात्रा स्थगित थी और भारी बारिश हो रही थी। हमले की टाइमिंग में संकेत मिला है कि आतंकियों का उद्देश्य बड़ी जनहानि करना नहीं बल्कि लोगों में भय पैदा करना, अपनी मौजूदगी दर्ज कराना था। उनका मकसद ये संदेश देना था कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है। यदि आतंकी बड़ी जनहानि करना चाहते तो वो बावजूद परिस्थितियों में ऐसे हमले कर सकते थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जैसी प्रतिक्रिया को देखते हुए पाकिस्तान और उसके आर्थिक समर्थक आतंकी संगठन किसी बड़े हमले के परिणामों को लेकर सतर्क हैं और इन हमलों ने उन खुफिया सूचनाओं को सही साबित किया है जिसमें श्री अमरनाथ यात्रा पर आतंकी खतरे की आशंका जताई थी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि जिस स्थान पर हमला हुआ वहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है और वहां पर नियमित रूप से पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। ऐसे स्थानों पर आतंकियों के लिए हमला करना अपेक्षाकृत आसान होता है और इन हमलों में भी ऐसा ही हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को आतंकवादियों ने पुलिस टीम को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की और यह हमला लाल चौक के पास हुआ, जिसमें अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात हवलदार
आशिक हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमले के बाद पुलिस और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू कर दी। सुरक्षा एजेंसियां हमलावर आतंकवादियों की तलाश में जुटी हुई है और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार दोपहर करीब 12:30 बजे हुई थी हमला और बीते साल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से घाटी में यह पहला बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। घटना में एक बार फिर से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। खास करके अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह कायरतापूर्ण आतंकी हमला है और इसके दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने पुलिस महानिदेशक नलीम प्रभात से बात करते हुए हालातों की जानकारी ली और शहीद हवलदार आशिक हुसैन के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उपराज्यपाल ने कहा कि पूरा देश शहीद के परिवार के साथ मौजूद। वहीं नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर जारी छात्रों के प्रदर्शन को अब बॉलीवुड से भी समर्थन मिल रहा है। बुधवार को अभिनेता सलमान खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक भावुक पोस्ट साझा करके छात्रों के आंदोलन का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा करते हुए पेपर लीक को बहुत गंभीर मुद्दा बताया और कहा कि शिक्षा व्यवस्था की मांग सही ठहराई गई है। सलमान खान ने अपने पोस्ट में लिखा है कि छात्रों का आंदोलन शुरुआत से शांतिपूर्ण था, लेकिन इसका हिंसक रूप लेना बेहद ही दुखद है। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्रों और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन माता पिता की भी सराहना की जिन्होंने अपने बच्चों के साथ दिया और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग में उनके साथ खड़े रहे। अभिनेता ने कहा कि देश के युवाओं ने ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने भविष्य को सुरक्षित करने की इच्छा दिखाई है। उन्होंने छात्रों के साहस, अनुशासन की तारीफ करते हुए कहा कि शिक्षा के प्रति जागरूकता और प्रेरित ये पीढ़ी भविष्य में भारत का नाम रोशन करेगी। सलमान खान के इस समर्थन के बाद से सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों ने जमकर प्रतिक्रिया दी है। कई यूजर्स ने उन्हें दबंग बताया, तो जबकि कुछ ने कहा कि जब फिल्म इंडस्ट्री के अधिकांश लोग इस मुद्दे पर चुप थे, तब सलमान खान ने खुलकर अपनी बात रखकर साहस दिखाया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।